एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सर अली और आज हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद है डॉक्टर हाशिम। रिफा यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट भी हैं, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट भी हैं और स्पोर्ट्स इंजरीज़ में इनकी स्पेशलिटीज़ है। जितनी भी फ़िज़ियोथेरेपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्पाइन से रिलेटेड और मूवमेंट से रिलेटेड ये ट्रीट करते हैं। माशाल्लाह इट्स मोर देन 10 साल हो गए इनको ये इस पेशे से वाबस्ता हुए। इनके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में भी और बड़ी रिस्पेक्ट वाली नज़रों से देखते हैं। जब भी इनको पोस्ट करते हैं तो इनके सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं से निकल आते हैं। सो आज उनको हमने दावत दी है, उनसे कुछ सवालात पूछेंगे फ़िज़ियोथेरेपी के हवाले से और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मूवमेंट को लेके, मोबिलिटी को लेके, एक्सरसाइज को लेके, स्पोर्ट्स इंजरीज़ को लेके कौन कौन से मसले आते हैं और कब, क्यों और कितने अरसे के लिए इनको कंसल्ट करना चाहिए, इसके बारे में भी इनसे सवालात पूछेंगे। सबसे पहले तो वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। नहीं, आप जो है ना हमेशा रेडी रहते हैं। ये कहते हैं कि कभी इन्होंने कहा कि मैं बिज़ी होते हैं, ये मुझे भी पता है, लेकिन उन्होंने ये टाइम निकाल के आते हैं। ठीक है, नहीं आप बुलाएंगे, जब बुलाएंगे आएंगे। आपका फोरम भी इतना बड़ा है नहीं कि हम इस फोरम के थ्रू लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं। बस जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले जो सवाल है वो आएगा, ख़वातीन लड़कियां देखें हील्स उन्होंने पहननी है, वो पहनना नहीं छोड़ सकती, ठीक है, और उनको अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रही है और काफ़ी लंबे अरसे तक वो पहनती रही हैं तो आपके पास पेशेंट्स भी आती होंगी, तो उस बारे में आपका क्या कहना है कि उनको छोड़ देनी चाहिए या उसका टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए, या हील जो है वो कितना हमारी मूवमेंट को, मोबिलिटी को या स्पाइन को, बैक को इम्पैक्ट कर रही होती है? इस बारे में आपका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मुदस्सिर भाई एक्चुअली ना हमारा जिस्म जो अल्लाह ताला ने बनाया है उसमें पाँव की एक शेप बनाई है। ठीक है, और हम जब चलते हैं तो लाजिम बात है अपने हील्स पे चलते हैं और पंजा आगे लगता है। तो हाई हील्स जो हैं वो हमारे पूरे जिस्म की मैकेनिक्स को ख़राब करती हैं। अच्छा, सादा अल्फाज में अगर मैं खड़ा हूँ और मैं सिर्फ पंजों के बल खड़ा हो जाता हूँ, मैंने भी हील्स नहीं पहनी हुई, हाँ जी, तो आप उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि आपको जिस्म में कहाँ कहाँ दर्द या स्ट्रेस आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब आप हाई हील्स पहनते हैं तो उससे आपकी कमर का जो एक कर्व है वो ज़्यादा हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पेल्विक टिल्ट हो जाना। यानी कि जब हम हील्स पहनते हैं तो हम इस पोजीशन में आ जाते हैं, पेल्विक टिल्ट आगे की तरफ हो जाती है। ठीक है, तो उसका कमर पे शदीद दबाव आ रहा होता है। अमूमन 1-2 घंटे के लिए, 3-4 घंटे के लिए अगर आप पहन रहे हैं उसका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलरली पहनना शुरू कर दें डेली बेसिस के ऊपर और फिर आप इसको कैरी करते जाएं तो ये फिर लॉन्ग टर्म में बैक पेन, हील पेन और लेग पेन, यानी कि आप पेशेंट अक्सर कहते हैं मुझे ऐसे काफ में पेन है, पिंडियों में दर्द है, और हील पेन तो बहुत ज़्यादा होती है, बट लॉन्ग टर्म में कमर दर्द के मसाइल इसमें आना शुरू होते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ अगर आप पहनते रहें तो उसके बाद फ्यूचर में ये होता है कि घुटनों के मसले आना शुरू हो जाते हैं ख़वातीन को। लाइक आप यंग एज में तो पहन रहे हैं, लेकिन अगर 40 से करीब पहुंचेंगे तो 50 से करीब पहुंचेंगे तो आपको नी पेन स्टार्ट होना शुरू होगा। अच्छा, तो उसकी रीज़न पास्ट में ये होती थी सर जी। अच्छा, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ। ये मसाइल क्या हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन के साथ? मैं टर्की गया, मैंने वहाँ पे जब इस्तांबुल में घूम रहे थे, वहाँ तो गोरियाँ ऐसे ऐसे भाग रही होती हैं हील्स के साथ, उनको कुछ नहीं होता। मतलब वो क्या खाती पीती हैं? इसमें हमारे ना जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ा मैटर करता है। ठीक है, अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री में किसी फीमेल की मिसाल दी है तो उसका लाइफ स्टाइल देखेंगे उसमें एक्सरसाइज है या नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ फिटनेस पे ध्यान देते हैं तो फिर आपकी हील जो है वो कंपनसेट कर जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कोर फिटनेस नहीं है, यानी कि आपके बैक के मसल स्ट्रांग नहीं है, आपके लेग्स के मसल स्ट्रांग नहीं है, तो उस वजह से फिर सारी जो असरात हैं वो आपके लेग्स और कमर पर आ रहे होते हैं। तो अगर आपने टर्की की मिसाल दी है तो आप जिन ख़वातीन की मिसाल दे रहे हैं तो आई एक्सपेक्ट कि उनका लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज और एक्टिविटी होती है। जिसका मतलब है कि आपको हील्स को कंटिन्यू पहनने के लिए लाइफ में एक्सरसाइज का होना एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हाई हील्स अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, 1 इंच 2 इंच तो रिकमेंडेड है, लेकिन ये 4 इंच 5 इंच 6 इंच पर हम जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है कमर के लिए और लेग्स के लिए, खासतौर पर हील्स के लिए। और अगर आपको शैटिका पेन है, अगर आपको ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स हैं और फिर उसके साथ आप हील्स कर रहे हैं और एक एज का भी, अगर इन प्रॉब्लम्स के साथ कोई फीमेल हील पहन रही है तो उसको मैं कहूँगा वो सुपर वूमेन है। अच्छा एक्चुअली मतलब एग्रावेट करने के लिए, आप प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए आप हील्स पहन रहे हैं। शैटिका में अगर आप हील्स पहनेंगे तो दर्द
इरिटेट होगी, रीइनिशिएट हो जाएगी। ठीक है। तो जो अगर बेहतर भी आप हो रहे होंगे तो फिर आप समझेंगे आपने पेन को दोबारा से छेड़ दिया है, वो सर्कल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और फिर 4-6 हफ्ते लगेंगे पेन को बेहतर होने में। तो फिर कितने कोई एक इसका मिनिमम टाइम फ्रेम जिस तरह आप बता रहे थे कि है रिकमेंडेशन है कि इतनी देर पहन लें, इससे ज़्यादा ना पहने? अगर आपने दिन में पहननी है तो फंक्शंस के लिए 2-3-4 घंटे के लिए आप ओकेजनली पहन सकते हैं। ठीक है, रिकमेंडेड है कि आप पहन सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पर 1-2 इंच से ज़्यादा हील को आप प्रेफर ना करें। बिल्कुल ठीक है। 1 इंच का कोई इशू नहीं है, 1-1.5 इंच 2 इंच का कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा का ख्याल रखें। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और एक टॉपिक है जो कि बच्चों को लेके उनकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं। वो पेरेंट्स और माँ बाप, कुछ मैंने ऐसे देखे हैं, मुझे इत्तेफाक हुआ एक रिसेंटली ना एक मदर से मिलने का, उनकी बच्ची जो थी वो स्पेशल चाइल्ड थी इन टर्म्स ऑफ उनकी जो स्पीच का इशू था और साइकोलॉजिकल इशू थे, तो वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाती थी। तो जब मैं उनसे पास बैठा हुआ तो उन्होंने मुझे एक वाक़या सुना। उनके साथ उनकी एक दोस्त बैठी हुई, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया, हालांकि वो दिखने में बड़ी खूबसूरत नॉर्मल आंटी लग रही थी, जब मेरी डिस्कशन हुई तो पता चला कि उनका भी एक बेटा डिसेबल है और वो स्पेशल चाइल्ड है, फिज़िकल डिसेबल है और 22 ईयर से वो सिर्फ बेड पे पड़ा हुआ। सो आई वाज सो शॉक कि यार अल्लाह ताला ने इनको, इन माओं को कितनी हिम्मत दी हुई है, ठीक है। और सेम पॉइंट पे वो बहुत सारा दुख और तकलीफ़ में भी होती हैं, और वो ऐसे बच्चे को रोज़ खाना जिसकी मोबिलिटी नहीं है। तो मुझे ये जानना है कि ऐसे बच्चे को बचपन में जब वो पैदा होता है, कुछ तो जेनेटिकली लेके पैदा होते हैं, ऐसी कुछ लोगों को कुछ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम, और वो इरिवर्सिबल होती हैं या रिवर्सिबल हो भी सकता है कितने टाइम के बाद। और आप ऐसे पेशेंट को जब हैंडल करते हैं तो मोस्टली केसेस कैसे आते हैं आपके पास, और पेरेंट्स को कब आपके पास जाना चाहिए? ठीक है। एक्चुअली एक बात मैं आपको बता दूं कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, वो स्पेशल पेरेंट्स को मिलते हैं, ये आम बंदा नहीं संभाल सकता। बिल्कुल। तो मुझे पिछले 6 से 8 साल हो गए काम करते हुए स्पेशल बच्चों के साथ। तो ये एक जुमला एक बहुत बड़े फोरम पर एक बहुत बड़ी एक डॉक्टर ने बताया था, तो उसके बाद से मैं हमेशा कोट करता हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको लाइक हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं तो सलूट करता हूँ उनको, बट सम हाउ जब अल्लाह ताला चुनता है लोगों को कि ये एक टास्क देने के लिए, तो वो उनको फिर अच्छा। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये जो स्पेशल बच्चों की ना बहुत वास्ट कैटेगरी है। जी जी। कुछ बच्चे होते हैं जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उसमें एक पूरी डोमेन है। ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या जब डिलीवरी हो रही होती है उस दौरान बच्चों को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है ब्रेन को। बिल्कुल ऐसे ही है। सादे अल्फाज में कहते हैं कि जी बच्चा रोया नहीं, या ड्यू टू सम हाउ कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए प्रेगनेंसी में, उस वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है ब्रेन को। इनको हम बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है। तो सेरेब्रल पाल्सी के अंदर ये होता है कि फिजिकल डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है। और इसकी एक निशानी ये होती है कि इसमें जो माइलस्टोन्स होते हैं वो डिले होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चे ने, इसका हमें पता इस तरह लगता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि जी ये तो 3 महीने का हो गया, ये बैठता नहीं है, अच्छा, हाँ, ये हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता, कहीं एकदम से कोई आवाज़ आती है तो बच्चे तो डर जाते हैं, रिफ्लेक्सेस ये हाँ रिफ्लेक्सेस उसके नॉर्मलाइज नहीं है, वो डरता नहीं है। तो ये एक इनिशिएशन होती है जिससे पता लगता है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। ठीक है। तो ये जो माइलस्टोन होते हैं कि 3 महीने तक गर्दन को संभाल लेना, फिर आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने 7 महीने तक बैठ जाना, फिर 1 साल तक खड़े हो जाना, तो ये डिले होते हैं। तो इसमें फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है और जितना जल्दी हो जाए फिजियोथेरेपिस्ट को मिल लेना चाहिए। ठीक है। लेकिन अमूमन पेरेंट्स इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जी ठीक है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, या फिर वो कंसल्ट कर रहे होते हैं डॉक्टर्स को और फिजियोथेरेपिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे होते। लेकिन जब हमारे पास पेशेंट पहुंच जाए और डायग्नोज्ड हो, हम खुद भी डायग्नोज कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर उसकी तब तक जब तक वो एडल्ट हो जाए उसकी रेगुलर फिजियोथेरेपी होती है। उसमें हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं, खासतौर पर मदर्स को, किस तरह अब ये बैठना शुरू करेगा, किस तरह ये खड़ा होगा, किस तरह इसकी वॉक स्टार्ट होगी, कब इसकी स्कूलिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं इन बच्चों की। कुछ बच्चे होते हैं जो फिजिकली बहुत ज़्यादा डिसेबल होते हैं। ठीक है, हाँ। कुछ बच्चे तो इस तरह भी होते हैं उनकी बॉडी में ना इरेगुलर मूवमेंट्स होती हैं। इसकी एक टाइप होती है एटैक्सिक, मतलब वो चलते वैसे लगेगा हिल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हाँ। दूसरा कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ही फ्लैसिड होते हैं, ढीला जिस्म होता है जिनका। सम हाउ वो ऐसे बच्चे होते हैं जो शायद कभी ना खड़े हो पाए
क्योंकि उनके जिस्म में टोन ही नहीं होती। अच्छा। वो बेड बाउंड रहते हैं और उनको हमें ही मूवमेंट्स करवानी पड़ती हैं या पेरेंट्स को करवानी पड़ती हैं। हम पेशेंट को उम्मीद नहीं दे सकते कि शायद खड़े हों। अदरवाइज़ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका जिस्म थोड़ा टाइट होता है, ठीक है, स्पास्टिक, कुछ मिक्स भी होते हैं, ठीक है। तो एक किस्म जो जिसमें बिल्कुल बॉडी लूज़ होती है, उसके अलावा दूसरे बच्चों को हम बिठाना, खड़ा होना, चलाना, जिस हद तक उनको फंक्शनल कर सकते हैं वो हम करते हैं। और ये एक प्रोसेस है पूरा जब तक वो अडल्ट नहीं होते। और ये सॉरी कम से कम 20 साल चाहिए उसको, ऐसे 18-20 साल तक आपने उसको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करनी है। और पेरेंट्स को हम कहते हैं लर्न करें। हाँ। क्योंकि आपका हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, मुझे काफ़ी अर्सा हो गया है, मैंने ऐसे बच्चे देखे जिनके पेरेंट्स सीख जाते हैं क्योंकि वो मल्टीपल डॉक्टर्स को मिले होते हैं। कुछ लोग तो मेरे पेशेंट हैं जिन्होंने इसको एज ए कैरियर ही बना लिया। हाँ, उन्होंने मकसद बना लिया, वो बाद में अपना शोबा इख्तियार कर लेते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं डोमेन में आ जाते हैं। ऐसे ही मैंने तो लर्न करना पड़ता है, यू कैन नॉट इग्नोर देम। तो मैंने उन पेरेंट्स को जिन्होंने लर्न किया, फॉलो अप किया, उनके बच्चे बहुत जल्दी बहुत बेहतर होते हैं, फंक्शनल होते हैं, और इस हद तक फंक्शनल होते हैं कि वो आम बच्चों के साथ पढ़ते हैं और आम बच्चों के साथ वो अपना कम्पीट करते हैं। इसके साथ साथ मेरा स्पेशली मैं उन माओं को वो जो दो मैंने केस स्टडीज़ देखी, तो उनको तो वो बिल्कुल नॉर्मल बैठी थी, कोई चेहरे पे ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो फेज़ गुजार चुकी। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने इनको इतनी हिम्मत वाला बनाया, ठीक है, उस माँ बाप इतना आसान नहीं है। ये आपके सामने वो नहीं, हमारे सामने पेरेंट्स अगर रो पड़ते हैं, हाँ, ऐसी बेबसी होती है। और वो अब जब बच्चा 5 साल 8 साल 9 साल 10 साल का है और चल नहीं रहा, तो वो परेशान, वो कहते हैं किसी तरह चल पड़े ये। अब उसमें फिर मल्टीपल क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। लेट्स सपोज कुछ बच्चों के घुटने ऐसे बेंड हुए होते हैं जो डिसेबिलिटीज़ की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम फिर प्लान करके ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन पेशेंट्स का कंसर्न होता है कि चल पड़े, बस ये उम्मीद होती है। तो हम कहते हैं भी चल पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग कि भाई ये कंडीशन है, इसमें टाइम लगेगा। हकीकत से आप ऐसे माँ बाप को हकीकत बताते हुए डरते हैं, या वो हकीकत से छुपा रहे होते हैं, या उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है कि माँ बाप को ये पता हो या पेरेंट्स को पता चले कि उनका बच्चा कभी मूव नहीं कर सकता, लेकिन दे आर ट्राई को उम्मीद होती है ना एंड पे, तो उम्मीद के लिए इंसान भागता है। लेकिन क्या रिएक्शन होता है उन माँ बाप का जब उनको अब आपके पास आते हैं? बेबसी की क्या ऐसी मिसाल होती है? अमूमन वो रो पड़ते हैं, इस तरह होता है। बट तो चूँकि हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो हम प्रिडिक्ट कर देते हैं कि कितने अर्से में कितनी प्रोग्रेस आ जाएगी। ठीक है। अर्ली ईयर्स के अंदर, जिस तरह पहले 2-3-4 साल हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं आ रही होती। अच्छा, ठीक है। पेरेंट्स को बताते हैं कि अभी हमारे पास टाइम है, यानी कि हमारे पास लाइक अभी ये 10 12 13 14 15 साल तक होगा, तब तक हमारे पास टाइम है, हम इस पर काम करेंगे, और करते हैं और काफ़ी रिजल्ट्स आते हैं। मुझे सर अभी मैं कल वो वीडियो देख रहा था, आज मैंने शेयर भी की, वो जो बच्चे ने फीफा की ओपनिंग की है, हाँ जी, ठीक है, मफ्तार, ठीक है, तो उसका मैं देख रहा था कि उसका वो लेग्स के बगैर पैदा, उसको एक वो सिंड्रोम था, लेकिन वो माशाल्लाह ज़िंदगी में उसने उसको अपना एक मकसद बनाया, ठीक है, और वो 2 हाथों के साथ ही चलता है, और जो फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग है वो उसने तलावत से की, और वो कारी है, ठीक है, ऐसे ही है। सो दुनिया में बहुत एक्सेप्टेंस है, पाकिस्तान में भी अब बहुत हद तक एक्सेप्टेंस है। उसको मजदूरी के साथ अटैच कर देते हैं। अब एक वर्ड यूज़ होता है स्पेशली एबल्ड, डिसेबल्ड नहीं, डिसेबल्ड वर्ड यूज़ नहीं करते। हाँ। तो इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, और डिसेबिलिटी का वर्ड अमूमन जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। इसको मतलब पढ़ने के तौर पर हम करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अदरवाइज आप इसको स्पेशली एबल्ड वर्ड हम यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मैं जानता हूँ, हमारे इर्द गिर्द हैं, दोस्त अहबाब हैं, जिनके बहन भाई ऐसे हैं, वो बड़े हो चुके हैं, अब उनकी वो किसी एरिया में फंक्शन है, किसी में फंक्शनल नहीं है, उनकी शादियों के बड़े मसाइल पैदा होते हैं। वो एज बड़े हो चुकी हुई है, अगर लड़कियां हैं तो उनकी शादियों के मसाइल है, लड़के हैं तो क्या इनके लिए इनको घर पे ही रखना। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं थेरेपी के लिए जाते, एंड दे आर फाइनेंशियली अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है, क्या उनको कहीं स्कूल इनके लिए होते हैं उधर को भेज देना चाहिए? क्या करना चाहिए इनके साथ? गवर्नमेंट लेवल पर भी इनके ना स्पेशल स्कूल्स हैं, ठीक है, हाँ। प्राइवेट लेवल के ऊपर भी इनके स्पेशल स्कूल्स हैं, ठीक है। एक टाइम हम बोलते हैं मेन स्ट्रीम एजुकेशन। तो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में अगर बच्चा इस काबिल है तो वो चला जाता है, ठीक है,
उसमें हम ना फिजिकल कंपोनेंट्स को देखते हैं, सादे अल्फाज में वो चल सकता है, वो बैठ सकता है, वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, तो उसको हम नॉर्मल बच्चों के साथ मेन स्ट्रीम एजुकेशन में रखते हैं। अदरवाइज उनको स्पेशल स्कूल में रखते हैं। अच्छा। स्पेशल स्कूल आजकल पाकिस्तान में बहुत हैं, एटलीस्ट जो बिग सिटीज़ हैं उसके अंदर हैं। और ये ऐसा करना कि आप उसको आइसोलेट कर दें बच्चे को, तो ये बहुत गलत है बच्चे के लिए। इन बच्चों में हम रिहेबिलिटेशन नहीं करते, इनमें हम हैबिलिटेशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ उनको नए सिरे से बतानी पड़ती है, उनके जिस्म को नहीं पता होता। ठीक है। तो हर चीज़ उनको पता ही नहीं है कि बाजू हिलाएंगे तो क्या होगा। अच्छा। उनको पता ही नहीं है जब वो खड़े होंगे तो क्या होगा, क्योंकि इनके रिफ्लेक्सेस हम ही डेवलप करते हैं एक्सरसाइजेज से। तो इसमें वर्ड यूज होता है हैबिलिटेशन। तो पेरेंट्स को ये मेक श्योर करना पड़ता है कि आपने इसको आइसोलेट नहीं रखना, नॉर्मल बच्चों के साथ रखना है और इसको सोसाइटी का नॉर्मल पार्ट बनाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और पेरेंट्स समझ जाते हैं, बट थोड़ा सा कनेक्ट होने की ज़रूरत होती है। सर इस टॉपिक के अलावा में एक दूसरा टॉपिक था कि फिजियोथेरेपिस्ट जिस तरह कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं और कौन से मेथड रिलायबल होते हैं। लेकिन एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बहुत इस इंडस्ट्री के अंदर सप्लीमेंट बेचने वाले भी हैं, सप्लीमेंट इंडोर्स करने वाले भी हैं, कीटो बेचने वाले भी हैं, वेट लॉस के लिए एटकिंस बेचने वाले भी हैं, पेलियो बेचने वाले भी हैं। हर ये मेथड हैं। फिर फाइबर वाले भी हैं, एक लोग कहते हैं कि फ़ाइबर इस्तेमाल करें, एक एग डाइट वाले भी हैं। आजकल वो एलोवेरा जेल का बड़ा इस्तेमाल आता है फिर मोरिंगा टी आ जाती है। हर एक के बेनिफिट्स भी हैं, हर एक के डाउन साइड नुकसानात भी हैं। मेरे मेथड्स हैं ना ये सारे, कि वेट लॉस करने के मेथड्स हैं, मुख्तलिफ हज़ारों हैं। इसी तरीके से जो आप फिजियोथेरेपिस्ट कौन कौन से मेथड इस्तेमाल करते हैं जो रिलायबल भी हों, और जो कौन से ऐसे हैं जो रिलायबल नहीं है, और आपकी नज़र में कौन कौन से मेन जो है? बेसिकली इसको मैं ब्रॉड टर्म्स में बता देता हूँ। एक हम टर्म यूज़ करते हैं एक्सरसाइज थेरेपी। इसमें हम सिर्फ वर्जिशें करवा कर मरीज़ को बेहतर करते हैं। ठीक है। दुनिया में सबसे बेटर ऑप्शन ये है, सबसे मेन, हाँ, कि सारा कुछ रिसर्चेस करके, सारा कुछ पढ़ के या एविडेंस को देख के, अब वो कहते हैं एक्सरसाइज इज़ बेस्ट मेडिसिन, कि आपने बॉडी को एक्सरसाइजेस करवा कर बेहतर करना है। ठीक है। दूसरा ये होता है कि हमारे पास एक टर्म बोलते हैं मैनुअल थेरेपी, जैसे हम मैनुअली हाथ से इलाज करते हैं। ठीक है। वो जो कड़ाके निकालते हैं, कड़ाके भी उसमें आ जाते हैं। वो हाईएस्ट लेवल उसका होता है कि जिसमें आप जॉइंट्स को एंड रेंज तक मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है। अदरवाइज आप मुख्तलिफ मूवमेंट्स मुख्तलिफ एंगल्स में करवा रहे होते हैं। ठीक है। ये भी पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। तो ये भी एक ट्रीटमेंट मेथड है जो आप यूज़ किया जाता है। तीसरा आ जाती हैं इसमें ना कुछ इंटरवेंशंस आ जाती हैं, जिस तरह आजकल ड्राई नीडलिंग चल रही है। इसमें हम नीडल्स यूज़ करते हैं, ड्राई नीडलिंग या एक्यूपंक्चर है। उसके अलावा हम कपिंग थेरेपी आ गई है इसमें, तो ये भी एक डोमेन है। बट ये ना मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास आएंगे किसी प्रॉब्लम से, मैं कहूँगा जी देखिए मैं आपकी ड्राई नीडलिंग की, आप बेहतर हो गए। इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। इसके साथ मुझे आपको एक्सरसाइज भी बतानी पड़ेंगी। तो एक्सरसाइज थेरेपी, मैनुअल थेरेपी, और इसके अलावा आपकी जो है कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड जो बताए हैं। और एक और ऑल्टरनेटिव मेथड ये है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरापेटिक मोडालिटीज। ये भी आ गई हैं कि एक बहुत ब्रॉड हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें हम पेन मैनेजमेंट करते हैं, हीलिंग प्रमोट करते हैं, उस जगह की स्वेलिंग को कम करते हैं, कूलिंग इफेक्ट देते हैं, हीटिंग इफेक्ट देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी इक्विपमेंट्स, मोडालिटीज बोलते हैं। तो ये ब्रॉड टर्म्स हैं। ठीक है। अब मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई कि एक्सरसाइज थेरेपी, तो एक्सरसाइज थेरेपी इज़ द सुपीरियर, सबसे ज़रूरी है। अगर कोई ये कह रहा है कि जी मैं आपको ये 4 चीज़ें करके बेहतर कर दूंगा और एक्सरसाइज नहीं बता रहा, तो ये गलत है। एक्सरसाइज इज़ मस्ट। ठीक है। और बताने के लिए जब हम एज ए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं आप होलिस्टिक अप्रोच को लेकर चलें। आप डिसाइड करें कि इसको क्या क्या, यानी कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट को पहले सेशन में मैनुअल थेरेपी रिक्वायर्ड है, नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो ये कुछ ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें हम स्टेप ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान कितनी एक्सरसाइज, कितनी वॉक करे कि वो बीमारी से बच सकता है? देखिए, एक हेल्दी डाइट होती है, एक नॉर्मल डाइट होती है, लेकिन एक हेल्दी डाइट और नॉर्मल डाइट में अगर आपका कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो 3-4 एरियाज़ को ठीक करना पड़ेगा। जो फिज़िकल मोबिलिटी में एक नॉर्मल इंसान है वो ठीक रहना चाहता है, वो आपसे बचा रहना चाहता है, दूर रहना चाहता है कि मुझे डॉक्टर के पास फिज़िकल कोई प्रॉब्लम ना है, तो कितनी डेली वॉक या एक्सरसाइज किया करे
जिससे वो इन चीज़ों से बच सकता है। ठीक है, आइडियल तो ये है कि डेली एक्टिविटी करे, कितनी करे इस पर मैं आता हूँ। जो इसकी रिकमेंडेशन है वो ये है कि एक हफ्ते में कम से कम 5 से 7 घंटे उसने एक्टिविटी करनी है। ठीक है। आप कह लेंगे 5 से 7 घंटे वॉक करनी है पूरे वीक में। ठीक है। अगर वो वॉक नहीं कर सकता तो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। ठीक है। उसमें वो अपने घर के पौधे भी सही कर सकता है, अपनी गाड़ी भी धो सकता है, वो कोई सामान लेने भी जा सकता है। ठीक है। वो ऑफिस में है तो वो चेयर्स चढ़ के भी ऊपर नीचे आ सकता है। बिल्कुल ऐसे इन अदर वर्ड्स वो फिजिकली एक्टिव रहे। तो एक हफ्ते में कम से कम 5 से 7 घंटे, ठीक है, मैं तो पेशेंट को कहता हूँ 10 घंटे तक करें। बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि कुछ लोग होते हैं वो डेली नहीं करते। वो कहते हैं कि जी हमने लेट्स सपोज हम खेलते हैं हफ्ते में, जिम जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि वो हाई लेवल इंटेंसिटी की एक्टिविटी है, हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी है। तो उसमें आप 4 घंटे 5 घंटे भी पर वीक कर लें हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी, तो वीक में वो भी रिकमेंडेड है, वो भी रिकमेंडेड होती है। लेकिन फिर अगर आप 7 घंटे को वीकली डिवाइड करते हैं तो कम से कम 40-50 मिनट पर डे वॉक अगर आप कर लें तो ये रिकमेंडेड है। इससे आप बचे रहेंगे, इससे आपकी बॉडी फंक्शन जो है वो नॉर्मली काम करते रहते हैं। बट ये नहीं करते लोग, ये नहीं करते। अब इसकी मैं आगे चीज़ बताता हूँ। तो इसको मैं ये ऐसे सिंपल लफ्ज़ों में बताता हूँ कि अगर तुसी जितने भी लोग हैं, ठीक है, अगर इंसान डेली 1 घंटा वॉक नहीं कर रहा, ठीक है, और नहीं, 2 चीज़ें होती, एक होता है उसका जिस्म नहीं साथ दे रहा, वो करना चाहता है, उसका जिस्म नहीं साथ दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर डेफिशिएंसी है कोई न्यूट्रिशन की, क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से वीक है, आपकी नीयत है लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही, ठीक है। सो पेशेंट जब वो आते हैं वो कहते हैं यार हम करना चाहते हैं लेकिन हमसे हो नहीं पा रही, उठा नहीं जा रहा, मतलब जिस्म जो है ना वीकनेस है। सो वहाँ पे आती है उस बंदे को पहले राइट डेफिशिएंसी दूर की जाएंगी, तो इसका मतलब उसकी डाइट ठीक नहीं है, वो डाइट ठीक लेगा। फिर दूसरा स्टेप आएगा कि अगर 1 घंटा कम से कम एक एवरेज इंसान वॉक करनी चाहिए डेली ताकि वो मेंटेन रहे। लेकिन अगर वॉक नहीं कर रहा तो समझ ले कि उसके जितने भी पुर्जे हैं ना वो हिल जाएंगे और जल्दी हिल जाएंगे। वो दुनिया से, ये देखिए अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो अपने गुड 20-30 ईयर्स लूज़ कर रहा है। ऐसे ही है ना। सो आपको कम से कम हफ्ते में घंटा 1.5 घंटा डेली अगर वॉक कर सकने की पोजीशन में है तो समझ जाएं कि आप फिज़िकली एक्टिव और हेल्दी हैं। अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप जुल्म कर रहे हैं। कोई नहीं, हम बैठे हैं ठीक है। मैं तो साफ जुमला बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कर लें, इससे सादा चीज़ नहीं बता सकते। हाँ बिल्कुल, ये सिंपल है। क्या कर सकते हैं, बता रहे हैं कर लें, वरना फिर हम बैठे करते। अब हम आएंगे लोग की पता होने के बावजूद कि हमारे लिए ठीक है, लोग क्यों नहीं करते। हमारी ना एज ए नेशन सुस्त होते जा रहे हैं हम सब, ठीक है। इसमें यूथ बहुत इफेक्ट हो गई है, ये सारी यूथ बैठी हुई है, और हम तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है, हम शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो ये फिज़िकल एक्टिविटी ना करना, इसमें सुस्ती और हमारी जो साइशें आ गई ज़िंदगी में, यही चीज़ें हैं, यही मेन चीज़ है। बैठे हुए हैं, ऑर्डर्स पे खाने मंगवा रहे हैं, हाँ। 4 लोग इकट्ठे हुए हैं, बजाय ऐसे कहीं वॉक कर लें, पिज़्ज़ा मंगवा रहे हैं। तो ये चीज़ें, और मुझे नहीं समझ आती कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, 50 to 80% यंग पेशेंट्स आते हैं, कभी कभार वो अपने पेरेंट्स के साथ आ जाते हैं। लेट्स सपोज कोई 17-15 साल का लड़का है, लड़की है, वो लाजिम बात है अपने पेरेंट्स के साथ आ जाता है। तो मैं तो बोल पड़ता हूँ, मतलब फट पड़ता हूँ पेरेंट्स के ऊपर। मैं कहता हूँ कि क्यों हो रहा है ये, क्यों नहीं आप इसको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, क्यों इसको आप क्यों नहीं कहती कि ये उठ के कहीं बाहर जाए, कुछ आप कहीं इनको हमारी बात नहीं मानता। मैं कहता हूँ, लेकिन मैं पेरेंट्स को कहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि ये मसला है, बट इस बारे में मैं अब तक सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या होगा, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैंने आपको आंसर देते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। एक इंसान का जो नेचर है ना वो ये है, कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लोग मेरे पास, मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो कि 30s में भी पहुँचे हैं, 70, 80, 100, 90 kgs पे वेट है। फिर जब मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ ना कितना वज़न कम करना है, तो कहते हैं यार 20-25 kgs कम करना है, ठीक है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा इसका मतलब है कि आप 20-25 kgs ओवर वेट हैं। तो वो एकदम ना ऐसे मुझे देखते हैं। मैंने कहा आपने मैथ्स खुद मुझे बताया कि इतना कम करना है, तो कहते हैं हाँ हम ओवर वेट हैं। मतलब इसका मतलब है कि वो पहले ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम ओवर वेट हैं, वो रियलाइजेशन ही नहीं थी। लेकिन जब मैंने उनका इंटरनल डायलॉग ओपन किया
कि आपने कितने केजी, यू आस्क ए क्वेश्चन टू ए पेशेंट कितने केजी कम करना, तो वो अपना गोल बता देता है, तो इसका ही मतलब हुआ कि उतने केजी वो ओवरवेट है। हाँ हमें लग रहा है हाँ हम ओवरवेट है। अच्छा, तो मैं अगला सवाल ही पूछता हूँ कि ये वेट कहाँ से आया? आसमान से उतरा, ज़मीन से निकल के आ गया, या जब आप पैदा हुए तो साथ जुड़ा हुआ इतना आया था? ठीक है, तो अगला उनका जवाब आता है वो सर हमने ना कोक, पेप्सी या यूनिवर्सिटी में डाइट ये बहुत कुछ भी, वो सारे उनके जहन में ना जंक फूड की लिस्ट आ रही होती है। तो उनको मैं पूछता हूँ कि अच्छा तो क्यों खाया? अगर पहले पता होता कि 15 साल बाद 10 साल बाद ये होगा तो खाते? तो कभी भी नहीं खाते सर, आज हमें पता लग रहा है कितना हमें मुश्किल हो रहा है। तो उनसे अगला सवाल ये होता है मेरा कि फिर आपको जब उस टाइम माँ बाप कहते थे या बड़े कहते थे, कोई समझाता था, तो क्या कहते थे? कहते उस टाइम अकल में आती नहीं थी बात। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को जब तक झटके नहीं लगते, जब तक उनको वो सामने नज़र नहीं आ जाता, क्योंकि ये वो स्लो पॉइज़न है जो कि आहिस्ता आहिस्ता चलता है। और यहाँ से मुझे वो एक बनी इसराइल की आयत याद आती है, जो बनी इसराइल कहते थे कि अल्लाह ने उन पर नेचुरल खाने उतारे, तो वो भला क्या कहते थे? वो कहते थे कि वो मार्केट के अंदर ना मैकडॉनल्ड्स हैं, पिज़्ज़े हैं, ठीक है, मज़े मज़े की चीज़ें हैं, तो या अल्लाह हमें वो खानी है। क्यों? क्योंकि वो मज़े मज़े की थी। तो वो नाशुक्री करते थे उस खाने की जो अल्लाह ने उनको नेचुरल दिया हुआ। ऐसे ही ठीक है, लेकिन जब उन्होंने नहीं किया और फिर अल्लाह की उन्होंने नाशुक्री की, तो वो पेशेंट जब तक खुद नहीं आंखों से देख लेता ना कि मेरे साथ ये हो चुका हुआ है, तब तक रियलाइज़ नहीं करता। ऐसे कुछ ऐसे हैं जो उनके साथ गलत भी हो चुका होता है, उनकी सेहत तबाह ही होती, फिर भी नहीं समझ आते। ये इंसान की बेसिक फितरत, कुछ लोग हैं आप चेंज नहीं कर सकते। और हमारे साइकोलॉजी के अंदर उसको पढ़ते हैं सुसाइडल बिहेवियर्स, मतलब कौन से ऐसे रवैये हैं जो कि आपको अनकॉन्शियसली खुदकुशी की तरफ लेके जाते हैं। कैसे? 70% पेशेंट कैंसर के एक टाइम पे आके कैंसर की दवाइयाँ छोड़ देते हैं। क्यों? वो कहते हैं हम मर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि विलिंगली वो अपसेट हो जाते हैं प्रोसीजर से, वो सुसाइडल बिहेवियर में आता है। ये जो अनहेल्दी इंसान खाई जाता है, ये भी सुसाइडल बिहेवियर में आता है, क्योंकि वो पेशेंट जो है उसके ऑर्गन फेलियर तक चले जाते हैं। इवन के ईटिंग डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं जो कि बिंज ईटर्स होते हैं, वो इतनी हद तक पेट भरते हैं कि जब तक उनकी इंटेस्टाइन नहीं फट जाती। देयर आर स्वेयर केसेस, ठीक है, लीवर डैमेज हो चुका होता है, लेकिन वो पेट भरते हैं, उनका एक ये डिसऑर्डर है। और ये सुसाइडल डिसऑर्डर के अंदर आता है कि इंसान मौत तक चला जाता है, बदलता नहीं। देयर आर सम यू कैन नॉट चेंज। ये मुझे लगता है वो जो उम्मीद में है हम, हाँ, लग रहे बदल जाए क्योंकि ये यूथ है ना, यूथ है। हाँ, मैं तो उनको कहता हूँ कि भाई आपने फ्यूचर संभालना है, बिल्कुल, तो अपना ख्याल कर लें, मेहरबानी। हमारी तो कोशिश यही रहती है, इसीलिए अब शायद अल्लाह ने मुझे थोड़ा बहुत इल्म दिया है, हमने भी इसी एक शायद फेज से गुजरे हैं, और कोशिश ये है कि ये समझ जाएं। जो नहीं समझेंगे मेरे ख्याल में वो अपने हाथों से ही वो अभी नहीं तो तब बाद में फिर हमारे पास ही आएंगे, लेकिन हल यही है। चलो लेट भी आ जाए कोई मसला नहीं आए तो सही ना, वो समझो सही ना, इट ऑलवेज कम, थोड़ा लेट भी हो कोई मसला नहीं, बेहतर है। सर वो थोड़ा सा मैंने कोशिश की थी आपके सवाल का जवाब देने, इससे मैं एग्री करता हूँ, यू आर राइट, कि पेरेंट्स भी उसमें शामिल है, बच्चे भी उसमें शामिल, उसमें कोई इंसान पेरेंट्स आजकल मैंने ऑब्जर्व किया है, दे शो हेल्पलेस रिस्पॉन्स इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन, दे डू। और फिर मैं कहता हूँ ये हेल्पलेस है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लाइक मैं हैरान होता हूँ कि वो नॉट ऑल बट थोड़ा सा मैं ऑब्जर्व किया है, वो कहते हैं कि बस ये नहीं सुनते, वो कहते हैं कि बस समझेंगे, फिर माशरे में इनको पता लगेगा, धक्के खाएंगे तो पता लगेगा कि हम जो समझा रहे हैं वो सही समझा रहे हैं। उसकी वजह भला गया जो मुझे नजर आती है, क्योंकि वो जो हम बात कर रहे थे सुबह कि वो इंडिपेंडेंट बच्चों को रहना देना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये सिखाया कि बच्चे इंडिपेंडेंट रहेंगे, इनसे प्यार से बात की जाए, इनसे तमीज़ से बात की जाए, ये इनको हाथ भी ना लगाया जाए। कि मैं इसके हक में नहीं हूँ, आप इंडिपेंडेंट ज़रूर रखें, लेकिन ना मैं कहता हूँ आजकल के दौर में ना, मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है ये भी माँ को पता हो, ये भी पता। मैं कहता हूँ पिछले दौर से ये दौर ज़्यादा खतरनाक है। ऐसी तो हम कहते हैं ना कि ये आज़ादी दे दो, ठीक है आज़ादी दे दो भाई, लेकिन यू मस्ट, मेरे कुछ स्टूडेंट्स इस कुलीग इस तरह की थी, उनके पेरेंट्स को पता था, मेरा जूनियर्स थी, हम यूनिवर्सिटी में जब होते थे तो काम करते थे,
तो अभी तक कनेक्शन में हूँ, उनके पेरेंट्स को मेरा पता है। अच्छा माशाल्लाह। और पेरेंट्स इस हद तक कंसर्न थे कि मोबाइल यूनिवर्सिटी गोइंग लड़की का भी पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं कि भाई कौन है, कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो। तो ठीक है, इस दौर में जब मैं सुनता हूँ ना कोई बच्ची कहती है, बच्चा कहता है कि जी हमारी प्राइवेट लाइफ है, ठीक है, मैं कोई ऐसा कंजर्वेटिव माइंड का नहीं हूँ, लेकिन द पेरेंट्स हैव द राइट कि कंसर्न रहें। बिल्कुल हाँ, क्योंकि भाई कंसर्न रहें, कोई मसला नहीं है, ऐसे ही इन्वॉल्व रहें, कंसर्न रहें। मैं तो इस चीज़ का हामी हूँ। स्कूल ऑफ थॉट को आप स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल ऐसे ही है वो आपका। इसको फिर वो दूसरे ही कहते हैं कि दकियानुसी ख्यालात है, ठीक है। मैं स्टबन माइंड का बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ यार एटलीस्ट पता तो हो क्या हो रहा है। आप ना इंटरवीन करें, लेकिन कंसर्न रहें। कंसर्न रहने का मतलब है कि आप पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, इस तरह इन्वॉल्व रहें बच्चों। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, मैं उनको स्ट्रिक्टली बच्चों को बाहर बिठा के, जिनके बच्चे 10 से 15-20 की एज में होते हैं, तो उनको मैं जो कि बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे होते हैं, तो डिलीवरियाँ माँ बाप से छुप के मंगवा रात को आती थी, मुझे पता होता है। तो पेरेंट्स सामने, मैंने कहा बच्चे क्या देखते हैं रात को, कहते नेटफ्लिक्स दिया हुआ है। मैंने कहा बच्चा जब जंक फूड खा रहा है और उसकी एज ऐसी है जो कि प्यूबर्टी की एज है, और ऊपर से वो नेटफ्लिक्स या यूट्यूब एक्सेस है, तो आप अपने बच्चों की तबाही खुद अपने हाथ से कर रहे हैं। मैं उनको बता देता हूँ, और वो ऐसे आंखें खोल के मेरी देख रहे होते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप जिम्मेदार हैं इसके। कहते हैं हम क्या करें। मैंने कहा जो आपने करना होता है वो एक्शन लेना आपके लिए मुश्किल है बैसीते पेरेंट, क्योंकि आप अभी लेना, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं असल में, ये बात है, ठीक है। असल में वो चूँकि खुद नहीं सीधा होना चाह रहे, ठीक है, तो वो बच्चों को कैसे मना करेंगे। देखो इंसान वही ठीक होगा जो खुद भी स्टेप्स लेगा, तो वो बाय अमल बच्चों पे इम्प्लीमेंट करेगा ऐसे। तो मैं तो उनको स्ट्रेट ये बताता हूँ कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और माशाल्लाह बहुत सारे पेरेंट्स घर जाके वो कहते हैं बच्चों को समझाए कैसे। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट निकालें, ठीक है, डॉक्टर से बनवाएं कि मुझे यूरिक एसिड है, देखो बच्चों के साथ से घर बैठे उन्हें कहो कि देखो बच्चों ये आपकी फूड की वजह से हम भी खा रहे हैं, ये मसले मसाइल आ रहे हैं। ओपन कन्वर्सेशन करो और डिस्कस करो, लेट्स मेक ए प्लान, हम इसको फैमिली लेवल के ऊपर इसको कम करते हैं। और वो माशाल्लाह जिन्होंने किया और वो बच्चे समझ गए, हो जाते हैं। लेकिन वो डिस्कशन वो नहीं करनी है, तरीका नहीं होता कि बस ठीक है राइट वे जाके बंद कर ले, या एक तरीके से बैठ के उनको समझाया जाए ओपन डिस्कशन में कि यही हमें इश्यूज़ आ रहे हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा बच्चे समझ जाएंगे। तो ये डिस्कशन की थोड़ा मेरे ख्याल में कमी होती है ऐसी। और उम्मीद है कि सर उनके जहनों में थोड़ी सी बात चली जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। हमारी डिस्कशन मेरा ख्याल बहुत लंबी हो सकती है, ख़त्म नहीं होगी, सवाल इतने हैं। और आपके प्रोग्राम में आने का अगेन शुक्रिया, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको फिर दावत देंगे ज़रूर, और इस डिस्कशन को हम ऐसे ही कंटिन्यू लेके चलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का, मुझे बड़ी खुशी होती है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि आपसे लास्ट सेशन हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है, बट मैं कहता हूँ कि इस तरह सेशन बहुत ज़रूरी है, मुझे बड़ा कुछ लर्न करने को मिलता है आपसे। नहीं ऐसे ही है, आप बटर लगा रहे हैं। नहीं एक्चुअली कुछ लोग हैं जो एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। जो बंदा एक्टिवली काम करता है, मैंने ऑब्जर्व किया है, वो अपडेटेड रहता है। बिल्कुल ऐसे। तो उससे फिर आप जब मिलते हैं तो आपको पता लगता है व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसे वेज हैं जो, क्योंकि अल्टीमेटली हमने पेशेंट्स को बेनिफिट देना होता है। तो आप जब बुलाएंगे हम ज़रूर आएंगे। नहीं और ज़रूर, इस फॉर्म को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। आपको जंग के लिए हमेशा दावत देंगे। आप वो फ्रंट वॉरियर जो लड़ते हैं ना, आप उनमें शामिल होंगे कि आपको आगे करेंगे। अभी ऑफ द सीन भी जो डिस्कशन हो रही थी ना, वो ऑफ द सीन ही करेंगे। सो जी टेक केयर।